सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक सभी विषयों के नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। आज फिर मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का जो हिस्ट्री की पुस्तक है, उसमें चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, के महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जानेंगे एक एक बिंदु को हम बिंदुवार। राष्ट्रवाद, पहला बिंदु है राष्ट्रवाद। किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना को जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ? 19वीं सदी के मध्य के पहले यूरोपीय देश उस रूप में नहीं थे जिस रूप में उन्हें हम आज जानते हैं। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के वंशानुगत साम्राज्यों का राज हुआ करता था। ये सभी राजतांत्रिक शासन थे जिन्हें अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण हुआ करता था। उस काल में तकनीकी में कई ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण समाज में आए बदलाव ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। सन 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ ही नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन इस विचारधारा को जड़ जमाने में लगभग 100 साल लग गए। इसकी परिणति के रूप में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। यही सिलसिला यूरोप के अन्य भागों में भी चलने लगा और 20वीं सदी के शुरुआत आते आते विश्व के कई भागों में आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इसके बाद बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव आए। सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से एक ऐसी संस्था को हुआ जिसका गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे। राष्ट्र की भावना की रचना। क्रांतिकारियों लोगों ने एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। एक, पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे कि एक मैसेज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान के समान अधिकार प्राप्त थे। राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो तिरंगा था। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर एक स्तुति गीत बनाए गए और शपथ लिए गए। शहीदों को नमन किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए। फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषाओं को नेपथ्य में धकेला गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। अगला बिंदु है, क्रांतिकारियों ने भी ये भी घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहाँ राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा। यूरोप के अन्य भागों पर प्रभाव कैसे रहा? फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के कई शहरों के लोग पूरी तरह प्रभावित थे और जोश में आ चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। उनकी गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा अतिक्रमण का रास्ता साफ कर दिया। सन 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग में घुसपैठ कर ली थी। इस तरह से फ्रांस की सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। अब बात करते हैं नेपोलियन की। नेपोलियन सन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का बादशाह था। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी थी, लेकिन उसने प्रशासन के कई क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए। उसने उस व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाने की कोशिश की। सन 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ने जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधाओं को समाप्त कर दिया। इसने कानून में सबको समान हैसियत प्रदान की और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया, जैसा कि उसने फ्रांस में किया था। अपने नियंत्रण वाले हर इलाकों में उसने नए नए सुधार किए। उसने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी प्रशासनिक विभागों को सरल किया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को दास्ता और जागीर
को अदा होने वाले शुल्कों से मुक्त कर दिया। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई सीमितताओं को भी समाप्त किया। यातायात और संचार के साधनों में भी सुधार किए गए। जनता की प्रतिक्रिया। इस नई आज़ादी का किसानों, कारीगरों और कामगारों ने जमकर स्वागत किया। उन्हें समझ आ गया था कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और मुद्रा के आदान प्रदान में बड़ी सहूलियत मिलने लगी। लेकिन जिन इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा जमाया था, वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में तो फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा गया, लेकिन जल्दी ही लोगों की समझ में आ गया कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नेपोलियन द्वारा लाए गए प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती अधिक भारी लगने लगे। इस तरह शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा। क्रांति के पहले की स्थिति किस प्रकार थी, ये भी अपन जान लेते। 18वीं सदी के मध्यकालीन यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा कि हम आज जानते हैं और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। हर शासक का अपना स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजाओं के अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। उन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण ही उनमें कोई समानता की पुष्टि करता था। राष्ट्रों के उदय के कारण और प्रक्रिया। अभिजात वर्ग। उस महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग ही सदा से सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। उस वर्ग के लोगों की जीवनशैली एक जैसी होती थी, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो। शायद यही जीवनशैली उन्हें एक धागे में पिरोकर रखती थी। ग्रामीण इलाकों में उनकी जागीरें हुआ करती थी और शहरी इलाकों में आलीशान बंगले होते थे। अपनी एक खास पहचान बनाए रखने और कूटनीति के उद्देश्य से वे फ्रेंच भाषा बोला करते थे। उनके परिवारों में संबंध बनाए रखने के लिए शादियां भी हुआ करती थी, लेकिन सत्ता से संपन्न यह अभिजात वर्ग संख्या की दृष्टि से बहुत छोटा था। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा किसानों से बना हुआ था। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर काश्तकारों और छोटे किसानों द्वारा खेती की जाती थी। दूसरी ओर पूर्वी और केंद्रीय यूरोप में बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, जहां दासों से काम लिया जाता था। मध्यम वर्ग का उदय। पश्चिमी यूरोप और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधे बढ़ने लगे थे। इससे शहरों का विकास होने लगा, जहाँ एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। बाजार के लिए उत्पादन की मंशा के कारण इस नए वर्ग का जन्म हुआ था। इससे समाज में नए समूहों और वर्गों का जन्म होने लगा। इसलिए नए सामाजिक वर्ग में एक वर्ग कामगारों का हुआ करता था और दूसरा मध्यम वर्ग का। उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी उस मध्यम वर्ग का मुख्य हिस्सा थे। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूपता प्रदान किया। अगला बिंदु है यहाँ पर उदार राष्ट्रवाद की भावना। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदारवाद की भावना से गहरा तालमेल था। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावनाएं थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदारवाद की भावना से ही आम सहमति से शासन के सिद्धांत को बल मिला होगा। उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। इससे एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ में प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की भी। 19वीं सदी के उदारवादियों ने संपत्ति की अक्षुण्णता की बात को भी पक्के तौर पर रखना शुरू किया। बात करते हैं मताधिकार की। फ्रांस में अभी भी हर नागरिक को मताधिकार नहीं मिला था। क्रांति के पिछले दौर में केवल ऐसे पुरुषों को ही मताधिकार मिले थे जिनके पास संपत्ति होती थी। जैकोबिन क्लबों के दौर में कुछ थोड़े समय के लिए हर वयस्क पुरुष को मताधिकार दिए गए थे, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दी थी, जिससे सीमित लोगों के पास ही मताधिकार हुआ करता था। नेपोलियन के शासनकाल में महिलाओं को नाबालिगों जैसा दर्जा दिया गया था, जिसके कारण वे अपने पिता या पति के नियंत्रण में होती थी। पूरी 19वीं सदी या 20वीं सदी की शुरुआत तक महिलाओं और संपत्तिविहीन पुरुषों के मताधिकार के लिए संघर्ष जारी रहा। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। नेपोलियन कोड की एक और ख़ास बात थी कि आर्थिक उदारीकरण। मध्यम वर्ग जिसका अभी जन्म हुआ था भी आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था। इसे समझने के लिए 19वीं सदी के पहले आधे हिस्से वाले क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं, जहाँ जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। इस क्षेत्र में 39 प्रांत थे जो कई छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे। हर इकाई की अपनी अलग मुद्रा थी और मापन की अपनी अलग प्रणाली थी। यदि कोई व्यापारी हैम्बर्ग से
न्यूरेमबर्ग जाता था तो वह 11 चुंगी नाकाओं से गुजरना होता था। हर नाके पर 5% चुंगी देना होती थी। चुंगी का भुगतान भार और माप के अनुसार दिया जाता था। विभिन्न स्थानों के भार और मापन में अत्यधिक अंतर होने के कारण इसमें बड़ी उलझन होती थी। दूसरों शब्दों में ये कहा जा सकता है कि व्यवसाय के लिए बिल्कुल प्रतिकूल माहौल थे, जिससे आर्थिक गतिविधियों में विघ्न उत्पन्न होते थे। नए व्यावसायिक वर्ग की मांग थी कि एकल आर्थिक क्षेत्र बहाल की जाए ताकि समान लोगों और पूंजी को आदान प्रदान में कोई बाधा उत्पन्न न हो। 1834 में प्रसिया की पहल करने वाले जोवर्लिन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ। उसके बाद अधिकांश जर्मन राज्य भी शामिल हो गए। चुंगी की सीमाएं समाप्त की गई और मुद्राओं के प्रकार को 3 से घटाकर 2 कर दिया गया। इस बीच रेलवे के जाल के विकास के कारण आवागमन की सुविधा को और बढ़ावा मिला। इससे एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ और उसने उस समय जड़ ले रही राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया। अगला बिंदु यहाँ पर आ रहा है। 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद का जन्म हुआ था। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद को अपनाना चाहती थी। रूढ़िवादियों का मानना था कि समाज और देश की परंपरागत संस्थाओं का संरक्षण जरूरी था। उनका मानना था कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ढांचा, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को बचाकर रखा जाए। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग ये भी चाहते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में नेपोलियन द्वारा लाए गए आधुनिक व्यवस्था को भी कायम रखा जाए। उनका मानना था कि उस प्रकार के आधुनिकीकरण से परंपरागत व्यवस्थाओं को और बल मिलेगा। जिन्हें लगता था कि एक आधुनिक सेना, कुशल प्रशासन, एक गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद दासता की समाप्ति से यूरोप के राजतंत्र को और मजबूती मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं वियना संधि की। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, जो यूरोपियन शक्ति के प्रतिनिधि थे, ने यूरोप की एक नई रूपरेखा तय करने के लिए वियना में मीटिंग की। इस कांग्रेस की मेहमान नवाजी का भार ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूस मेटरनिक पर था। इस मीटिंग में वियना संधि का खाका तैयार किया गया। इस संधि का मुख्य लक्ष्य था नेपोलियन के काल में यूरोप से आए हुए अधिकांश बदलाव को बदल देना। इस संधि के अनुसार कई कदम उठाए गए, जिनमें निम्नलिखित थे। पहला कदम था उनका फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बोर्बन वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, उसे फिर सत्ता दे दी गई। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। इसी तरह दक्षिण में पिडमार्ट से जोनोवा को जोड़ा गया। प्रसिया को उसकी पश्चिमी सीमा के पास कई महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कब्जा दिया गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन बनाया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पूरब में रूस को पोलैंड के कुछ भाग दिए गए, जबकि प्रसिया को सैक्सोनी का एक भाग दिया गया। बात करते हैं 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं, वे सब तानाशाही प्रवृत्ति की थी। वे किसी प्रकार की आलोचना या विरोध को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनमें से अधिकांश ने अखबारों, किताबों, नाटकों और गानों में व्यक्त होने वाले विषय वस्तु पर कड़ा सेंसर कानून लगा दिया। अब बात करते हैं क्रांतिकारी 1815 की घटना। क्रांतिकारी 1815 की घटनाओं के बाद सजा के डर से कोई उदार राष्ट्रवादी जमींदोज हो गए थे। कई ज्यूसेप मैत्सिनी एक